जय हिंद देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज हमारे स्टूडियो में मीडिया मैप एडिटर इन चीफ प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब, जो आपके पत्रकारिता जगत में मीडिया गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अभी जो पूरे देश में एक उत्सव सा माहौल देखने को मिला, रूस के हमारे राष्ट्रपति महोदय पुतिन साहब भारत आए और उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत हुआ। तमाम चैनल तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हम उसके निहितार्थ अपने प्रोफेसर साहब से जानना चाहते हैं। जय हिंद। मैं सीधा प्रश्न मेरा यही है कि पुतिन साहब भारत आए तो उसके निहितार्थ, पर्दे के पीछे क्या है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि पुतिन साहब की भारत यात्रा जो है उसके कई पहलू हैं। ये तो बात है ही कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप में देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उसमें देखें तो भी है, और दोनों नेताओं के लिए ये व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले हम लोग बात करते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और अमेरिका का जो वर्चस्व रहा है देश विश्व की राजनीति पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो कमजोर हो रहा है, उसको बहुत चुनौती मिल रही है। और अब ये प्रयास है कि भाई इसको पूरी तरह समाप्त किया जाए। इसको समाप्त करने के लिए तीन महाशक्तियां जो है वो साथ आना चाह रही हैं, जिसमें भारत, चीन और रूस है। अब दुर्भाग्यवश हमारे जो चीन के साथ रिश्ते बहुत खराब रहे हैं, दोनों में युद्ध भी हुआ, सब है, व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन तब भी एक दूसरे के ऊपर संदेह है। तो पुतिन साहब का ये प्रयास है कि भारत और चीन जो है पास आए, अपने जो उनके आपस के जो मतभेद है उनको भुलाएं या कम करें, जैसे भी हो। तो अगर भारत, चीन और रूस जो है एक साथ काम करते हैं और उनको ब्राजील जैसे देशों का समर्थन है, साउथ अफ्रीका जैसा समर्थन है, तो वो अमेरिका का जो आधिपत्य है उसको चुनौती दे सकते हैं। तो ये सब चाहते भी हैं, ये भारत के भी इंटरेस्ट में है। चाइना तो अमेरिका को वैसे ऑलरेडी एक जो चुनौती दे रहा है, रशिया भी चाहता है किसी तरह से इसको किया जाए। तो एक तो ये उसका एस्पेक्ट है कि व्यक्तिगत रूप से इसका ये है कि यूक्रेन की युद्ध की वजह से पुतिन साहब को ये भी लग रहा है कि शायद यूरोप उनके साथ नहीं है, अमेरिका भी उनका वो कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो भारत के साथ दोस्ती करके जताना चाहते हैं कि भाई रूस अकेला नहीं है दुनिया में, उसके भारत जैसे दोस्त हैं जो कि उसके साथ है। और ये पुतिन साहब को जो है इससे काफी उसमें साथ साथ ये भी है कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उनकी जो सैन्य शक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो अगर भारत जो है रूस से तेल तो ले ही रहा है जैसे हम लोग जानते हैं, साथ साथ ही भारत उनसे टेक्नोलॉजी लेता है, उनसे मिलिट्री हार्डवेयर लेता है, तो उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा और उसकी हमें आवश्यकता भी है। तो दोनों देशों के हक में है कि चीजें जो है इनको आपस का व्यापार बढ़ाया जाए। रशिया को भी जरूरत है, रूस को तमाम उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, तो चाहते हैं कि भारत के कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड लोग वहाँ जाएं, उनकी मदद करें, सब कुछ करें। तो ये दोनों के उसमें है। और इसी से उन्होंने ये कहा है कि साहब 2030 तक वो जो है $100 अरब का जो है व्यापार जो है आपस में कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज है ये सब। जहां तक मोदी साहब का सवाल है, ट्रंप से उनकी बहुत दोस्ती थी जैसा हम सब जानते हैं। ट्रंप साहब ने जो है बात तो करी, लेकिन उन्होंने जिस तरह भारत पर टैरिफ लगाए, जिस तरह भारत को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहा कि तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है, इससे मोदी जी को जो पूरा उनका स्टेचर को बड़ा लॉस हुआ। इसलिए मोदी जी की भी आवश्यकता है कि एक बड़े नेता के साथ उनका एक ऐसा संबंध बने जिससे वो बता सके देश को कि नहीं भारत का अभी जो है दुनिया में बहुत वर्चस्व है और ये है। इसी तरह मोदी जी ने उनकी विजिट को जो है पूरी तरह अपनी समझिए अपने व्यक्तित्व को या अपनी साख को बिल्टअप करने के लिए उसका प्रयास किया। तो इनकी जो, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इसकी जो 27 घंटे की पुतिन साहब की यात्रा थी, इससे एक तीर से उन्होंने कई निशाने मारे दोनों नेताओं। पुतिन साहब तो कुछ ज्यादा ही मतलब अमेरिका को संदेश देना चाह रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पुतिन साहब का देखिए उनका जो सीधा सीधा मामला ये है, ये पूरी लड़ाई जो है जिसको कि अमेरिका ने खास तरह की एक उस तरह से रूस को इसके लिए ब्लेम किया है, इसके लिए अगर आप देखें अच्छी तरह देखें तो रूस को ब्लेम करने की वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और पुतिन साहब को पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो रूस के हक में है और वो जो है वो सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं। कोई उनका ऐसा कॉज नहीं है जिसको कि कोई ये कहे कि साहब कॉज ठीक नहीं है या एक्सपेशलिस्ट कॉज है। तो इसलिए पुतिन साहब जो है ये चाहते हैं कि जो उनके जो स्टांस है जो वो है
जो उनका समझिए रुखा रवैया है उसको सपोर्ट मिले ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए वो भारत में भी चाहते थे कि भारत भी उनको सपोर्ट करे सब। लेकिन साथ साथ उनको ये भी मालूम है कि भारत की एक मजबूरियां भी है, भारत उनके साथ ओपनली नहीं आ सकता, इसीलिए ये बात कही गई कि भारत जो है वो शांति चाहता है वहां पर, और शांति तो सबके उसमें हक में है, इसीलिए इस तरह की डिप्लोमेटिक बात कही गई। लेकिन सही बात यह है कि पुतिन साहब जो है वो चाहते थे कि भारत उसमें लड़ाई में उनका साथ दे, और भारत जो है ओपनली ना कहे लेकिन भारत जो है रूस के साथ है और वो समझता है कि यूक्रेन में जो भी रूस का जो स्टैंड है वो सही है। ये तो युद्ध की बात हो गई, और दूसरा अभी आपने अर्थ की भी बात करी कि $100 मिलियन को बढ़ाना है। साथ साथ मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि क्या इससे भारत को क्या फायदा हो? नहीं, भारत को जैसे मैंने आपको बताया बहुत लाभ होगा। हम लोग जो है हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, लेकिन अभी हम जो है टेक्नोलॉजी में जो है हमें बहुत कुछ मिल रहा है, और अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी देने में शुरू से जो है एतराज करता आया है। हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हमको एक खास जो है सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए। रूस के जो विमान है, जैसे हमको सब पता है, सुखोई है या मिग आया, उस सब ने उन्होंने भारत की सैन्य शक्ति को बहुत बल दिया, आगे बढ़ाया काफी है। अब हम और भी जो चाहते हैं एडवांस वारप्लेस लें, साथ साथ ये है कि हम ये भी चाहते हैं कि भारत में बने, जिससे कि हमारा जो है क्या कहना चाहिए मिलिट्री हार्डवेयर का उत्पादन आगे बढ़े। तो हमको रूस से जो दो चीजों की जो पूरी आशा है वो ये है कि हमको वो मिलिट्री हार्डवेयर मिल सकता है जो अमेरिका और देशों से नहीं मिल सकता, और साथ साथ हमको टेक्नोलॉजी मिल सकती है जो कि मतलब अमेरिका हमको देने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ इसका वो भी एस्पेक्ट है जो दोनों के फायदे की चीज है कि भारत जो है रूस से सस्ता क्रूड ले रहा है, इससे रूस की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। इसमें इंटरेस्ट है कि हमको ये सब चीजें मिले, प्राप्त हो। तो इस तरह से व्यापार जो है वो उसमें दोनों पक्षों का लाभ है, और क्या कहिए कि दोनों पक्षों की आवश्यकता है आपसी व्यापार को बढ़ाना। व्यापार हो गया, सैन्य शक्ति हो गई। एक चीज इसमें और हमें आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अमेरिका जो अभी तमाम तरह के वीसा की बात कर रहा है, हमारे जो मेधा शक्तियां हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे लर्नेड लोग अमेरिका में इतने वर्षों से कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं, वो मेधा अगर अमेरिका से रूस की तरफ डाइवर्ट हो जाए, क्या ऐसा भी पुतिन साहब कुछ चाह रहे थे? मुझे लगता है कि आपकी बात ठीक है, क्योंकि रूस को टेक्निकल मैन पावर की जरूरत है। आप देखें रूस जो है दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, और लेकिन रूस की आबादी कम है। रूस की आबादी तो आपने शायद ध्यान दिया बाद पाकिस्तान से भी कम है। तो उसको जो है तो तमाम अपने खनिज पदार्थों को डेवलप करना, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना, सब चीजों के लिए रूस को मैन पावर की आवश्यकता है, टेक्निकल मैन पावर की। तो रूस को अगर वहां अमेरिका की जो इंडियन टेक्नोलॉजी टेक्निकल मैन पावर है वो अगर रूस जाती है तो रूस को बड़ा फायदा होगा, और हमको भी लाभ होगा, क्योंकि हमारे लोग जो अमेरिका से में जो का समझिए उनकी जो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है या कम हो रही है, या मान लीजिए उनको आगे नहीं मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज, उनको भी एक बाहर जाने का फायदा होगा, तब होगा। हमारे पास हमारा जो शिक्षा तंत्र है उसकी वजह से हम लोग इंजीनियर्स और ये सब काफी जो है प्रोड्यूस हो रहा है हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल मैन पावर जो वहां जा सकती है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वो रशिया की तरफ डाइवर्ट हो सकती है और उससे रशिया को फायदा होगा। तो आपने अभी शुरू में कहा कि भारत, रूस और चाइना अगर एक हो जाए तो क्या अमेरिका के जो अभी चल रहे हैं तरह तरह के हथकंडे या तरह तरह के ऑब्जेक्शन या तरह तरह के रोक, तो क्या उस मिथक को तोड़ा जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें ये बात समझनी चाहिए स्पष्ट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सारा धन, सब कुछ टेक्नोलॉजी, सब कुछ चीज अमेरिका में जाकर के संचित हो गई। रूस अमेरिका को चुनौती देता रहा क्योंकि रूस के पास टेक्नोलॉजी थी और इसके लिए वो मिलिट्री वो उसका अच्छा था, रिसर्च थी उसके पास, लेकिन आर्थिक दृष्टि से रूस भी अमेरिका से बहुत कम था। और उसके बाद जो है अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसका फिर अमेरिका ने लाभ भी उठाया। सारी दुनिया को उन्होंने अपना डॉलर अधिपत्य उन्होंने किया, जो मन में आया किया। पॉलिटिकली भी उन्होंने जहां किसी तरह से अपना वर्चस्व फैलाया, सब कुछ किया। तो ये अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है इससे लड़ना जो है एक बड़ा काम था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है जब चीन इतना विकसित हो गया देश में, और रूस के पास टेक्नोलॉजी है, भारत विकसित हो गया, मैन पावर है, सब है, तो भारत, रूस और चीन मिल जाते हैं तो अमेरिका के खिलाफ को एक काफी बड़ी चुनौती मिल सकती है। और इसके साथ साथ ये भारत, चीन और रूस के साथ जो है जब मिलते हैं, ब्रिक्स जैसा आप जानते होंगे, जब मिलते हैं तो उसमें ब्राजील जैसा देश भी आता है जिसके पास अथाह क्षेत्रफल है, साधन है, संसाधन है, सब है। साउथ अफ्रीका जैसा भी देश आता है जो कि उनके साथ होता है। तो ये सब मिल करके अमेरिका को एक बड़ी सफल चुनौती दे सकते हैं और डॉलर का आधिपत्य खत्म कर सकते हैं, जिससे अमेरिका का जो आर्थिक साम्राज्यवाद है उसको एक बड़ी सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है। ये जो हमारे पूर्व प्रशासक या प्रधानमंत्री रहे हैं तो लगभग सभी की नीतियां एक ही रही हैं कि रूस के साथ हमारा मैत्री संबंध बहुत अच्छा रहा है। तो उसी
दिशा में अब मोदी जी फिर से बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जो भी उनकी कारण रहा हो, जो भी उनकी विदेश नीति रही हो, उन्होंने नेहरू युग की उन सभी चीजों को नकारा जो कि भारत की विदेश नीति का अंग थी। पंडित नेहरू ने जो भारत की विदेश नीति निर्धारित करी वो एक बहुत दूरदर्शिता वाली नीति थी, जो कि एक न सिर्फ एक कूटनीति पर आधारित थी बल्कि समझिए उसका एक नैतिक आधार बहुत बड़ा था। हमारे मोदी जी जब आए तो उन्होंने नेहरू जी की हर एक चीज को कंडम किया, सब कुछ किया। उन्होंने बताया कि सारी कुछ गड़बड़ियां हुई है। अब ये जो है उन्हीं चीजों पे जा रहे हैं जो नेहरू जी ने करी थी। और ये जो है, चाहे आप आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कर की बात कर लें, चाहे और कुछ कर लें, तो विदेश नीति पे भी अब ये उसी उस पे जा रहे हैं जो कि नेहरू युग की विदेश नीति थी, जिसको हम लोग बहुत सालों तक मानते आए और इस पर हमने अमल किया। उससे भारत का नैतिक स्तर दुनिया में बढ़ा और जबकि हम आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कमजोर थे, तब भी हम विश्व में हमारा काफी समझिए कि महत्व था, प्रभाव था और हमको बड़ा लोग जो है बड़े हमें बहुत अच्छा समझते थे। हमारा बड़ा वर्चस्व भी था उस जमाने। तो अब मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है शायद उसी पुरानी उस नेहरू युग की विदेश नीति की तरफ जा रहे हैं जो भारत के हित में है। बस एक अंतिम प्रश्न छोटा सा है कि मतलब क्या विश्व की धुरी बदल रही है, चेंज हो रहा है, लोग भारत की तरफ निगाह लगा रहे हैं ज्यादा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसको समझ लीजिए उस बात को। तमाम बातें कही जाती है, हम अपनी तारीफ भी बहुत करते हैं, कोई विश्व गुरु कहता है, सब है। हम आज देश दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार बन गए हैं और हर एक आदमी चाहता है कि इस बाजार में अपना माल बेचे। वो भारत की आबादी जो है अभी भी हमारे गरीबी है, बदहाली है, सब है, लेकिन भारत की कम से कम 15% आबादी जो है वो ऐसी है जो कि मैं समझता हूं कि जिसको आप समृद्ध कह सकते हैं, जो कि हर एक चीज खरीदने के लिए उसके पास शक्ति है। अब भारत की आबादी का इतना बहाल है कि जो हमारी 15% की आबादी है वो भी कुल मिलाकर के करीब 19-20 करोड़ हो जाती है। तो हम लोग एक बहुत बड़ा एक दुनिया का मार्केट बन रहे हैं। तो जो भी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज है वो चाहती है कि भारत आए, भारत में अपना सामान बेचे और सब कुछ करे, इसलिए भारत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सारी दुनिया के लिए। तो इससे भारत मजबूत बन रहा है। हाँ, अगर दुनिया हमारे साथ व्यापार करना चाहती है तो भारत मजबूत बनेगा, लेकिन तभी भी हमको अपनी अर्थव्यवस्था में तमाम कमियां हमको दूर करना पड़ेगा। आप जैसे आप समझ लीजिए हमारा आयात बिल बहुत बड़ा है, निर्यात बिल बहुत छोटा है, तो हमको अपने निर्यात पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये है कि हमको जो आर्थिक असमानताएं आ रही है देश में, जो कि एक समझिए एक पूरा जो है अच्छी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं बन सकती, उनको दूर करना। जय हिंद देवियों सज्जनों, आप प्रोफेसर साहब के इन बातों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करिएगा और सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना नहीं भूलिएगा। पुतिन के निहितार्थ क्या थे? वह देश को मजबूती प्रदान करने के लिए ही आए थे और अपनी भी सिद्धि करने आए थे। जय हिंद।